नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी हरियाणा बीजेपी को लगे बड़े झटके की, हरियाणा में कांग्रेस के नेतृत्व में बने महागठबंधन की। देखेंगे राहुल गांधी के महाराष्ट्र दौरे को, केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को, जानेंगे सीएम धामी को सुप्रीम कोर्ट से क्यों लगी फटकार, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे यूसीसी के मुद्दे पर बैकफुट पर आई मोदी सरकार को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिल्ली एससी ने विकिपीडिया को दी चेतावनी, कहा भारत पसंद नहीं तो यहां मत करो काम, बंद कर देंगे आपका बिजनेस, सरकार से कहेंगे आपको बैन कर दें। सेना के ड्रोन्स में चीनी पुर्जे लगाने पर रोक, डिफेंस मिनिस्ट्री ने 200 ऑर्डर किए होल्ड, मैन्युफैक्चरर्स से कहा चीनी कंपोनेंट नहीं है, दे सबूत। बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, 26 सितंबर तक लगी गिरफ्तारी पर रोक। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 151 अंकों की गिरावट के साथ 82,201 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो वहीं 53 अंकों की गिरावट के साथ 25,145 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसके बाद बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के अंदर भगदड़ मच गई है। एक के बाद एक नेताओं के इस्तीफे आने शुरू हो गए हैं, जिससे बीजेपी मुश्किल में आ गई है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा में जल्दी ही विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर सभी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हरियाणा के लिए बीजेपी ने अपनी पहली सूची भी जारी कर दी, जिसके बाद से पार्टी में भगदड़ मच गई है। विधायकों से लेकर पूर्व मंत्रियों तक पार्टी छोड़ रहे हैं। बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। लिस्ट के जारी होने के कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर एक के बाद एक पार्टी के पदाधिकारियों के इस्तीफे आने शुरू हो गए। रोहतक में महम से बीजेपी के 2019 में कैंडिडेट रहे शमशेर सिंह खरखड़ा ने इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही सोनीपत के जिला उपाध्यक्ष संजीव वलेचा ने पार्टी छोड़ दी। बीजेपी किसान मोर्चा चरखी दादरी के जिलाध्यक्ष विकास उर्फ भल्ले चेयरमैन ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया। वहीं मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने तो नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल से ही इस्तीफा दे दिया। टिकट कटने से नाराज देश की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में शामिल सावित्री जिंदल ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। सावित्री जिंदल बीजेपी के टिकट पर हिसार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला किया है। नेताओं की नाराजगी अब पार्टी को भारी पड़ने वाली है। कई नेता तो कांग्रेस के संपर्क में बताए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हरियाणा में बीजेपी नेताओं ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हरियाणा में राहुल गांधी ने बड़ा दाव चला है। राहुल राज्य में महागठबंधन बनाने पर विचार कर रहे हैं, जिसमें 7 पार्टियां शामिल हो सकती हैं, जिससे बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। हरियाणा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। जहां एक और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को लेकर चर्चाएं गर्म हैं, तो वहीं अब खबर आ रही है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, सीपीआई और सीपीएम को भी साथ लाने की तैयारी में है। यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन अब महागठबंधन बनने की ओर है, जिससे बीजेपी खेमे में खलबली मच गई है। बता दें कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस चंडीगढ़ मेयर और लोकसभा के चुनाव में साथ आने के फॉर्मूले पर पहले ही चुनाव लड़ चुके हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन ने चंडीगढ़ में नगर निगम और लोकसभा का चुनाव जीता था, इसलिए एक बार फिर इस जीत के फॉर्मूले को दोहराने के लिए हाल ही में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा की हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया से इसी सिलसिले में मुलाकात हुई है, जिसको लेकर 1-2 दिन में तस्वीर साफ होने की बात कही जा रही है। वहीं बाकी दलों को भी एक-एक सीट देने की बात कही जा रही है। माना जा रहा है कि इसके पीछे राहुल का इरादा सभी विपक्षी दलों को एक साथ लेकर चलने का है। यानी लोकसभा चुनाव की तरह राहुल एक बार फिर विपक्षी एकजुटता का परिचय देना चाहते हैं। हरियाणा में राहुल की रणनीति के आगे बीजेपी पस्त नजर आ रही है, तो महाराष्ट्र में भी राहुल का डंका बज रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान राहुल ने एक जनसभा को संबोधित किया और सत्ताधारी गठबंधन एनडीए को निशाने पर लिया। तो क्या कुछ कहा राहुल ने, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। जम्मू के बाद अब महाराष्ट्र में भी राहुल ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। सांगली में अपनी रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने महाराष्ट्र की एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला। शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने को लेकर पीएम की माफी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि माफी वही मांगता है जो गलत काम करता है। पीएम के माफी मांगने के अलग अलग कारण हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने शिवाजी महाराज का अपमान किया है।
उन्हें सिर्फ शिवाजी महाराज से नहीं, महाराष्ट्र के हर व्यक्ति से माफी मांगनी चाहिए। राहुल ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री जी को ये भी समझाना चाहिए कि आप सिर्फ 2 लोगों की सरकार क्यों चलाते हैं, सारे कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ अंबानी और अडानी को क्यों दे दिए जाते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ तो सरकार ही भ्रष्टाचार की बनी है। राहुल ने एक बार फिर जाति जनगणना का मुद्दा उठाया और साफ कर दिया कि वो ये करा कर रहेंगे। राहुल ने कहा कि आज हिंदुस्तान में राजनीति नहीं, विचारधारा की लड़ाई हो रही है। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि आरएसएस शिक्षा के क्षेत्र में अपना हाथ फैला रही है, वो सिलेबस चेंज कर रही है और संविधान को भी हटाना चाहती है, लेकिन हम संविधान को नहीं हटने देंगे, संविधान बचाने के लिए मजबूती से लड़ेंगे। राहुल के दावों ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है, तो केजरीवाल को लेकर भी बीजेपी बेचैन नजर आ रही है। केजरीवाल मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें पेश की गई। केजरीवाल की तरफ से सिंघवी ने कोर्ट की ही टिप्पणी को दोहराया कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। और क्या कुछ हुआ कोर्ट में, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कथित शराब नीति घोटाले मामले में काफी वक्त से जेल में बंद हैं। 5 सितंबर को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट में केजरीवाल की तरफ से पेश वकील अभिषेक सिंघवी ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ को बताया कि सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी कुछ और नहीं बल्कि जल्दबाजी में की गई गिरफ्तारी है। सिंघवी ने कहा, केजरीवाल का नाम सीबीआई की एफआईआर में नहीं था और इसके अलावा उनके भागने की जोखिम नहीं है, और उल्लेख किया कि मनीष सिसोदिया, विजया नायर सहित सभी अन्य सह आरोपी रिहा हो चुके हैं। केजरीवाल को ईडी केस में पहले ही जमानत मिल चुकी है। जस्टिस कांत ने कहा कि दोनों पक्षों को सुना जाएगा। उन्होंने कहा, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हमें जमानत मामले को कितनी देर तक सुनना चाहिए, क्या सामान्य लोगों को इतना समय मिलता है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आदर्श रूप से तो हाईकोर्ट को इस मामले में तुरंत ही निर्णय ले लेना चाहिए था। हाईकोर्ट को उसी दिन आदेश पारित कर देना चाहिए था जिस दिन नोटिस जारी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हम तय करेंगे कि क्या इस मामले में दखल देना है या नहीं। दरअसल सीबीआई ने कहा कि अरविंद ने जमानत याचिका निचली अदालत में दाखिल न करके सीधे हाईकोर्ट में दाखिल की थी। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट 10 सितंबर को फैसला सुना सकता है। ऐसे में सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि केजरीवाल जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे। बहरहाल ये तो 10 सितंबर को ही पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, तो वहीं उत्तराखंड की बीजेपी सरकार को कोर्ट से कड़ी फटकार लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम धामी को लेकर कड़े स्वर में कहा कि वो सीएम हैं तो क्या कुछ भी करेंगे। और क्या कुछ कहा कोर्ट ने, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार लगी है। कोर्ट ने धामी सरकार के आईएफएस अफसर राहुल को उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व का डायरेक्टर बनाने के फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सीएम के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस अफसर को पेड़ों की अवैध कटाई के केस में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से हटाया गया, उसे रिजर्व का डायरेक्टर क्यों बना दिया। धामी मुख्यमंत्री हैं तो क्या कुछ भी करेंगे, मुख्यमंत्री राजा नहीं होते। कोर्ट ने कहा कि हम सामंती युग में नहीं है कि जैसा राजा जी बोले वैसा ही होगा। दरअसल राहुल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पेड़ों की अवैध कटाई में कथित संलिप्तता के लिए सीबीआई जांच का सामना कर रही है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले भी राज्य सरकार के वन मंत्री और आरोपी वन अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कह चुका है कि आप लोगों ने सार्वजनिक विश्वास के सिद्धांत को कूड़ेदान में फेंक दिया है और अब सीएम धामी ने उन्हें ही डायरेक्टर नियुक्त कर दिया। हालांकि सरकार की तरफ से पेश वकील ने दलील दी कि नियुक्ति आदेश 3 सितंबर को वापस ले लिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सारी दलीलों को किनारे करते हुए सवाल किया कि मुख्यमंत्री को अधिकारी से विशेष लगाव क्यों है। कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारी को निलंबित करने के बजाय उसका दूसरी जगह ट्रांसफर कर देना कतई उचित कदम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को साफ कर दिया है कि मनमानी नहीं चलेगी। तो वहीं यूसीसी को लेकर भी बीजेपी सरकार बैकफुट पर आ गई है। यूसीसी को लेकर लंबे वक्त से विवाद छिड़ा हुआ है। विपक्ष के साथ साथ देश की जनता भी इसका विरोध कर रही है और अब सरकार भी इस पर पुनर्विचार कर सकती है। देखिए ये रिपोर्ट। लगातार एक के बाद एक फैसलों को वापस लेने के बाद मोदी सरकार एक बार फिर बैकफुट पर आती दिख रही है। बता दें कि मोदी सरकार ने यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रारूप को लेकर दोबारा विचार करने का फैसला लिया है। इसका मतलब विधि आयोग सभी धर्मों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने की ओर काम करेगा। हालांकि बता दें कि इससे पहले जस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता वाले 21वें विधि आयोग ने राय जाहिर की थी कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की ना तो जरूरत है और ना ही ये कोड लागू करने योग्य है। बीएस चौहान के इस बयान के बाद जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाले 22वें विधि आयोग ने प्रारूप तैयार कर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सार्वजनिक राय मांगी थी।
जिसके बाद आयोग को करीब 1 करोड़ सुझाव मिले थे। अब 23वें आयोग को यूसीसी के प्रारूप को बनाने के लिए आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार के इस फैसले के पीछे विपक्ष के दबाव को मुख्य वजह माना जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार भले ही इस पर विचार कर नया प्रारूप लाने की तैयारी में हो, लेकिन क्या नए प्रारूप को भी सरकार सदन में पास करवा पाएगी या विपक्ष के दबाव में सरकार को इसे भी वापस लेना होगा। और बुलेटिन के आखिर में बात सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच की बढ़ती मुश्किलों की। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में हुए खुलासे ने बुच को आरोपों के कटघरे में ला दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने भी बुच पर एक साथ कई जगह से वेतन लेने के आरोप लगाए और अब खुद सेबी के अधिकारियों ने बुच के खिलाफ पत्र लिखा है। तो क्या है ये आरोप, देखिए इस रिपोर्ट में। सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच एक के बाद एक आरोपों से घिरती जा रही है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस ने बड़ा खुलासा करते हुए बुच पर बतौर सेबी चीफ कई जगह से सैलरी उठाने के आरोप लगाए। तो अब सेबी के अधिकारियों ने भी बुच की शिकायत की है। माधवीपुरी बुच के खिलाफ सेबी के 500 से भी ज्यादा ग्रुप ए के अधिकारियों ने वित्त मंत्रालय को अ कॉल फॉर रेस्पेक्ट टाइटल के साथ एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में सेबी चीफ के तानाशाही रवैये को लेकर शिकायत की गई। अधिकारियों का कहना है कि सेबी प्रमुख की बैठकों में चिल्लाना, डांटना और सार्वजनिक रूप से अपमानित करना आम बात हो गई है। उन्होंने बुच पर टॉक्सिक वर्क कल्चर को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। वहीं अब प्रोफेशनल्स कांग्रेस एवं डेटा एनालिटिक्स के अध्यक्ष प्रवीण चक्रवर्ती ने सेबी प्रमुख की नियुक्ति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि बुच को भले ही एक वित्त पेशेवर के रूप में भर्ती किया गया हो, लेकिन इससे आरोपों और सवालों की एक लंबी सूची खड़ी हो गई है। क्या ये और अधिक चिंता पैदा नहीं करता? चक्रवर्ती ने बताया कि मैं भी वित्त से जुड़े विभाग में काम कर चुका हूँ। ऐसे में मुझे विदेशी निवेशकों से कई कॉल आए। पूछा गया कि बाजार नियामक की स्थिति क्या है, क्या हम भारत के बाजार पर भरोसा कर सकते हैं, बाजार नियामक की प्रामाणिकता के साथ क्या हो रहा है। सवाल ये है कि आखिर एक निष्पक्ष जांच से क्यों झिझक रही है सरकार, यहाँ किसकी सुरक्षा की जा रही है, माधवीपुरी बुच पर ईडी क्यों चुप है। इन सवालों ने मोदी सरकार को भी कटघरे में ला दिया है। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।